नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है। अभी तक हम प्रशांत किशोर के उन पक्षों पर चर्चा कर रहे थे जिन पक्षों को लेकर उनकी आलोचना हो रही है या फिर उनकी परीक्षा हो रही है। आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो प्रशांत किशोर की राजनीति के साथ काफी करीब से देखे भी है, महसूस भी किए हैं। उनके कई कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है और वो एक ऐसा शख्सियत है जो बिहार की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं। वो खुद आंदोलन की उपज है। जेपी आंदोलन के अग्रणी सेनानियों में उनकी पहचान रही है। वो एक बड़े आंदोलन को लीड किया है, इसलिए इस तरीके की राजनीति को, इस तरीके के आंदोलन को के मर्म को भी समझते हैं और उसके नैरेटिव्स को भी समझते हैं। जी हाँ, बात हम फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू की कर रहे हैं, जो उस दौर में छात्र राजनीति में अपना परचम लहराया, जिस दौर में कह सकते हैं कि जनता पार्टी और बीजेपी और आरएसएस का तूती बोलता था। 77 की बात कर रहे हैं। उस दौर में इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार, विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़कर स्टूडेंट यूनियन का बिहार विश्वविद्यालय में प्रेसिडेंट बने। हालांकि बाद के दिनों में वे सरकारी नौकरी में आ गए, लेकिन नौकरी में रहते हुए भी राजनीति की समझदारी जो आज मेरे अंदर कभी कभी आपको दिखता होगा, कहीं न कहीं इन्हीं का वो छाया है। इन्हीं के उस ट्रेनिंग, मतलब उस कॉलेज का प्रभाव है, जिस कॉलेज में हम लोग लगातार 24 घंटे एक पिता से लोग जो सीखता है, ठीक उसी तरीके से कह सकते हैं कि इनसे हमने सीखा है। ये प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं जरा आप सुनिए और बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। बहुत ही ऐसे सवाल को इन्होंने छुआ है जिस सवाल तक हमारी आपकी नजर जाना तो दूर, वहां हम तक पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे, सोच भी नहीं पा रहे थे कि भाई ये तो बहुत बड़ी बात हुई। कह रहे हैं कि आज तक इस देश में अगर कहीं बदलाव हुआ है तो उस आंदोलन के सहारे बदलाव हुआ है। और ऐसे आंदोलन में प्रशांत किशोर की क्या भूमिका है, या फिर प्रशांत किशोर किस आंदोलन की उपज है? किसी आंदोलन की उपज तो है नहीं। तो फिर कॉरपोरेट के उस गेम के सहारे अगर वो राजनीति में उभर कर सामने आते हैं, इस देश के लिए एक नई तरीके की राजनीति होगी। तो देखिए क्या कहते हैं फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू। प्रशांत किशोर की जो राजनीति है या जो कुछ भी हो रहा है, आप ग्राउंड जीरो पर देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के उस काम को भी देखे, कई कार्यक्रमों में भी आपने हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर को लेकर उनकी राजनीति को किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर की राजनीति में कोई नई बात सामने नहीं आई है। नई बात मतलब ये कि मुद्दा क्या है उनका। एक बात जो समझ में आती है वो ये कहते हैं कि हम पलायन को रोकेंगे, लेकिन पलायन को हम कैसे रोकेंगे ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। हम कैसे रोकेंगे पलायन? तो जब तभी रुकेगा ना जब रोजगार, नौकरी, सरकारी नौकरी से या कंपनियों की नौकरी से पलायन नहीं रुकेगा। रोजगार क्रिएट करना होगा। रोजगार जैसे कि हमारे यहाँ के बिहार के लोग जो पलायन करके जाते हैं तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग नहीं जाते हैं, उनको उसका पलायन माना भी नहीं जाता है। पलायन माना जाता है जो गरीब गुरबा जाता है, रियल इस्टेट के बिल्डिंग में मजदूरी करता है, खाता पीता है, वो उस लेवल का काम हो तो उस गरीब गुरबा का काम मिले। बढ़ई का, पेंटर का, कारपेंटर का, प्लम्बर का, ये इसमें बिहार के लोगों का सबसे मैक्सिमम पलायन है। ये मुठिया का, रिक्शा चालक का, इसमें पलायन है। तो उतना उस लेवल का, और ये मुख्य रूप से मेट्रोपॉलिटन में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, मद्रास में है, ऐसे जगहों पर है। तो आपको उस लेवल का रोजगार क्रिएट करने का एक कल्पना देना होगा कि हाँ, हम ये रोजगार का अवसर देंगे। पढ़े लिखे लोगों का पलायन जो है, पलायन माना भी जाता है और उनकी संख्या भी बहुत, टोटल जितने पलायन जो करते हैं उनकी संख्या ले लीजिए तो 10% लोग भी नहीं हैं जो पढ़े लिखे, स्किल्ड हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, पेशेवर हैं। ये सब कुछ ना कुछ काम अपने रोसड़ा में और पटना में बैठ के भी कर ले रहे हैं। इसलिए ये एक उनका मुद्दा आ रहा है कि रोजगार का सृजन करने के लिए उनके पास क्या प्लान है। ईमानदार राजनीति करने का दावा सब करते हैं, तो ईमानदार राजनीति का दावा केजरीवाल भी करते थे। तो एक पैटर्न हमारे समझ में आ सकता है कि केजरीवाल के पैटर्न पर ये ईमानदार राजनीति की बात करके चुनाव में जाएंगे। तो अव्वल तो पहले ही चुनाव में जाने की बात, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात नहीं करते थे।
लेकिन अभी कहते हैं तो अच्छी बात है, बिहार के लिए ये अच्छा प्रयास है इनका। उनकी 1-2 मीटिंग में हम भी गए हैं और यही सब सवाल हम पूछे थे कि आप अपना योजना रखिए, क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं कि ये आंदोलन से उपजी हुई पार्टी जो है सो परिवर्तन लाती है और आंदोलन ही परिवर्तन लाती है। तो आप तो आंदोलन किसी आंदोलन में शरीक हुए नहीं, चाहे वो गांधी का करो या मरो, अब 42 का आंदोलन हो, तो कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन की उपजी हुई पार्टी थी जो इतना दिन सत्ता चलाई। उसके बाद जेपी के आने के बाद जो परिवर्तन हुआ तो जनता पार्टी नाम का, भारतीय जनता पार्टी नाम का या फलाने नाम का, ये ठिकाने नाम का पार्टी चली और वो लोग अभी हैं राजनीति में। तो अभी राजनीति का जो उपज है, फिर अन्ना आंदोलन हुआ दिल्ली में, अन्ना आंदोलन हुआ तो केजरीवाल टाइप के लोग आए। तो आंदोलन से जो एक वेव बनता है, उसमें जो लोग ऐसे आदमी आते हैं वो राजनीति में आ जाते हैं। जैसे आसाम में छात्र आंदोलन हुआ, गुजरात में छात्र आंदोलन हुआ, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ और पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में उस आंदोलन की उपज के लोग आज राजपाट दिल्ली में भी कर रहे हैं और स्टेट सब भी कर रहे हैं। तो ये आंदोलन की भी उपज नहीं है, क्योंकि आंदोलन के दौरान जनता की अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है एक आदमी के पीछे चलने की और मुद्दों की समझ होती है। तो मुद्दा भी सामने इनका नहीं है और आंदोलन से कोई उपज नहीं है। तो एक्सपीरियंस जो बताता है कि अब तक 90 का बीपी सिंह का आंदोलन, तो वो भी एक सामने में है। ये बंगाल का आंदोलन, अकालियों का आंदोलन, तो अकाली भी उसी की उपज है। ये सारा क्या बताता है कि आंदोलन से राजनीतिक परिवर्तन आता है और राजनीतिक पार्टियां बनती बिगड़ती रही है। अब इनका है कि अभी जो इनका स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये मुख्य रूप से आम लोगों को, इंटेलेक्चुअल्स को जोड़ रहे हैं, लेकिन इंटेलेक्चुअल्स में भी एक भ्रम की स्थिति यह है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट इंटेलेक्चुअल होते हैं। मेरी यह मान्यता है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स इंटेलेक्चुअल नहीं होते। इंटेलेक्चुअल्स का एक अपना लेवल होता है जो ब्यूरोक्रेट्स में भी होता है। ब्यूरोक्रेट लोग भी इंटेलेक्चुअल होते हैं, लेकिन सबका सब रिटायर कर गए और खूब पैसा उनके पास में है। तो इनके यहाँ जमात में ऐसे लोगों की जमात बढ़ रही है, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट की। इनके यहाँ जमात में जो है ऐसे लोगों की जमात बढ़ रही है जो पॉलिटिकल फैमिली से हैं, पहले से चुनाव लड़ते उड़ते रहे हैं, हारते रहे हैं, जीतते रहे हैं, तो इनकी जमात उसमें बढ़ रही है। तो ये सब तो टेस्टेड है। बिहार में तो इसका टेस्ट कितने बीजेपी या कितने हाईकोर्ट के जज जो है चुनाव लड़े और हारे, तो टेस्टेड है। पैसा इनके पास है, तो पैसा तो हम बता दिए कि पैसा इनके पास है और इन्होंने जितनी पार्टियों को मदद की सरकार बनाने में, उसका राशि मेरे को देखने में मिल रहा है। रेस्ट कहीं और से मदद मिल रहा है। क्राउड फंडिंग ही कर नहीं रहे हैं, जो अमेरिकन स्टाइल है क्राउड फंडिंग से। क्राउड फंडिंग से भी आपकी लोकप्रियता का अंदाज लगता है। केजरीवाल भी क्राउड फंडिंग, हाँ, नहीं केजरीवाल ही नहीं, जेपी के आंदोलन के समय में हम लोग क्राउड फंडिंग करते थे कि जहाँ धरना करते थे वहाँ एगो बक्सा रख देते थे और अपना खर्चा निकालते थे। उसके पहले भी क्राउड फंडिंग होती थी। गांधी जी खुद क्राउड फंडिंग करते थे, जो मिला उसी से कह दिए कि लाओ 500 रुपया लाओ हमको, या जितना देना हो दे दो। वो भी ये नहीं कर रहे हैं। तो हमको तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी उपस्थिति बनेगी, ये बात है। जो क्षेत्र इनका कंसंट्रेट करने वाला होगा, जो क्षेत्र बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड का नहीं है, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे बीजेपी हो, इस तीनों के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले क्षेत्र को छोड़ कर बाकी जो है कि निर्णय हमेशा कुछ न कुछ चेंजेज वाला होता रहता है, वहाँ इनकी उपस्थिति बन सकती है। ये हमको लगता है कि वहाँ इनका फोकस होगा भी और बन सकती है। और बिहार का एक चुनाव तो ये लड़े ही हैं नीतीश जी के साथ, तो बिहार के चुनाव का डाटा भी इनके पास है कि कहाँ क्या क्या जातीय समीकरण है और क्या धार्मिक समीकरण है और क्या बाकी समीकरण है। तो वो सब का एडवांटेज इनके प्रत्याशी को मिलेगा। अब जैसे ये भी कि हम पहला अध्यक्ष दलित बनाएंगे, मुसलमानों को इतना परसेंट टिकट देंगे, अति पिछड़ों को इतना परसेंट टिकट देंगे, महिलाओं को इतना देंगे टिकट। ये वही बात है जो राजनीति पिछले 25-30 वर्षों से प्रदेश में, मतलब 90 के बाद जो राजनीति चल रही है, उसी राजनीति को ये एक अलग तरीके से देना चाह रहे हैं। ये जो सवाल है, वो सवाल क्या आपको लगता है कि उस जो एक खास करके यूथ को एक अलग स्पेस देने की ये कोशिश करते हुए दिखते हैं, कहते भी हैं कि हम राजनीति को एक अवसर के रूप में हम आपके बीच लेकर आए हैं, लेकिन जो बात ये कर रहे हैं, क्या उससे इस तरीके की चीज़ें आपको लगता है कि बिहार जैसे राज्यों में सफल हो पाएगा, या फिर बिहार के
यूथ इस तरीके की राजनीति को, जिसकी बात करते हैं कि जाति पर ही हम टिकट देंगे, उसको स्वीकार कर पाएंगे? हमको लगता है कि जयप्रकाश नारायण इसमें असफल हो गए, जेपी हमारे नेता थे वो असफल हो गए, इनको कहाँ सफलता मिलेगी। टिकट का बंटवारा जो जनता पार्टी का हो रहा था, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, 77 को हमको हमारी याद है कि वहाँ पार्टियों में जो लोग जहाँ से जीता था, जिस पार्टी का जीता था, तो घटकवाद तो वहाँ हो गया और जेपी ने इसकी अनुमति दी मजबूरी में या जिसमें सही। उसके बाद घटकवाद में भी पार्टियों का जातीय समीकरण उस इलाके में कैसा है उसको ध्यान में रखा गया। और जातीय समीकरण इसलिए रखा जाता है कि विनेबिलिटी क्या है। 25,000 वोट अगर एक जात का या 20,000 वोट एक जात का वोट है किसी कंस्टिट्यूंसी में, तो डेफिनेटली कम से कम एक विधानसभा जीतने के लिए 20,000 वोट है अगर किसी एक जात का, तो माना जाता है कि वो विनेबिलिटी उसमें है कि जीत सकता है अगर अन्य जातियों का ही वोट मिल जाए। तो आप जब वहाँ अगर कहीं यादव का डोमिनेंस है, 20,000 वोट उसका है, और वहाँ आप अति पिछड़ा को दे दीजिएगा, तो उसको भी तो 20,000 वोट होना चाहिए, जो निश्चित रूप से मिलेगा। अति पिछड़े का वोट होना चाहिए या उसके जात का वोट होना चाहिए। तो विनेबिलिटी की जो आदत हमारी जनता को और हमको लग गई है, और उसके बाद आया विनेबिलिटी में कि पैसा किसके पास है। तो अभी आरएसएस जैसी संस्था वो भी कंप्रोमाइज़ कर रही है बीजेपी के टिकट बंटवारे में, कि वो भी देख रही है कि आरएसएस संस्था पाक साफ संस्था है, घूस और बेईमानी वहाँ नहीं है, गुरदक्षिणा पर चलने वाली संस्था है वो। और वहाँ जो है सो वो कंप्रोमाइज़ कर रही है कि विनेबिलिटी देखती है, विनेबिलिटी जात का, विनेबिलिटी पैसे का, विनेबिलिटी प्रभाव का। हमको लगता है कि अंत में इनको भी आना पड़ेगा, जैसे इसको आना पड़ा, केजरीवाल को आना पड़ा कि विनेबिलिटी पर वो भी जाने लगे, विनेबिलिटी पर कंप्रोमाइज़ करने लगे। तब तो उनके साथ प्रशांत भूषण अलग हुए या योगेंद्र यादव अलग हुए कि वो जिस आधार पर उस पार्टी बनाई गई थी। दिल्ली ऐसे शहर में पैसे की राजनीति जरूरी है, ये अगर आप आम आदमी पार्टी से महसूस करती है, तो देहातों में तो पैसा की जरूरत है ही, और आदतें बिगड़ चुकी है लोगों की, मतदाता की भी आदत बिगड़ चुकी है और वर्कर की भी आदत बिगड़ चुकी है। गाड़ी दीजिए, 5,000 रुपया दीजिए या 2,000 रुपया प्रतिदिन दीजिए, तब हम जाएंगे किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो ये सब जो आदतें लग चुकी है, उन आदतों को आप कैसे सुधारेंगे? तो आप कह रहे हैं कि हम अति पिछड़ा को सीट देंगे, लेकिन आपको भी कंप्रोमाइज़ करने होंगे। अभी हम लोगों का बिहार का कम से कम स्टेज ऐसा नहीं आया है कि आप जो है सो ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करके और आपको कामयाबी मिले। ये कामयाबी का सूत्र, विनेबिलिटी कामयाबी का सूत्र है। आप ठीक है अति पिछड़ा में ही दीजिए, तो आप सोच लीजिए कि ये रिस्क है। आप मुसलमान को टिकट दीजिए तो आप सोच लीजिए कि ये रिस्क है। सीधे आप फेस सेविंग के लिए कि एक जगह 30% या 20% या 10% मुसलमान को टिकट दे दिए, आप उससे पूरे बिहार का मुसलमान आपको टिकट दे देगा कि अरे वाह भाई, ये तो उसे हमारे मुल्क हमारे कौम के लोगों को टिकट दे रहा है तो हमको वोट देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है राजनीति में, ऐसा नहीं होता। राजनीति में स्थानीय नेता जो हैं, वो जो दिन रात उस आदमी से, हिंदू हो या मुसलमान हो, यादव हो, कोयरी हो, कुर्मी हो, राजपूत हो, भुइयार हो, कोई हो, जो स्थानीय वर्कर या नेता या जो भी हो स्थापित आदमी, उसके अनुसार राजनीति चलती है और सब लोग उसी को इन्फ्लुएंसर कहिए, उसको खास आदमी कहिए। उसको हमने एक बार परिभाषित किया था, आम आदमी खास आदमी। तो खास आदमी वो जो पान की दुकान पर रोज़ पान खाने जाता है 2 टाइम, वो जो चाय की दुकान पर रोज़ चाय पीने जाता है 2 टाइम गांव घर में, उस खास आदमी पर ही सारे लोगों का फोकस होता है कि ये हमको इसमें से अधिकांश का हम अगर मिला लिए तो हम जीत लेंगे, उस गांव में ज़्यादा वोट ले आएंगे। आपको उसको देखना होगा ना। और उसकी आदत बिगड़ चुकी है कि वो बिना पैसा के एक जगह चलता नहीं है। पहले ऐसा नहीं थी, समाजवादियों के सही में ऐसा नहीं था। समाजवादियों के सही में साइकिल से लोग चलते थे। तो अब वो आदत बिगड़ चुकी है। तो आप आए हैं, नया प्रयोग कर रहे हैं, लेट अस सी। और आपका स्वागत भी है, हम आपका स्वागत करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन ये सब सवाल हम रोसड़ा में आपके सामने उठा चुके हैं, मरवाड़ी धर्मशाला में ये सवाल मुझे उठा चुके हैं कि मुद्दा क्या है आपका, प्रोग्राम क्या है आपका, रोजगार देने का आपका कार्यक्रम क्या है, ये सब लेके आइए आप। सीधे हम भागने नहीं देंगे, पलायन नहीं कर देंगे। हेल्थ पर आपका कोई ओपिनियन नहीं आया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर आपका कोई ओपिनियन नहीं आया है, गरीबों की पढ़ाई कैसे ठीक से हो इस पर कोई ओपिनियन नहीं आया है, कुछ कहीं चर्चा उसकी नहीं हो रही है। ये 2 चीज़ जो है सामान्य जनता के लिए बहुत ही आवश्यक, और जहाँ वो बिक रहा है
अपनी पूरी कमाई वो स्वास्थ्य पर और पढ़ाई पर लुटा देता है, और कर्ज के बोझ से फाइनेंशियल जो लघु वित्तीय संस्थाएं हैं जो उसको फाइनेंस करके लूट रही है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? एक भी गांव का अति पिछड़ा दलित नहीं है जो 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 के डेप्ट में नहीं है। और वो कर्ज देता कौन है? तो वो छोटी वित्तीय इकाइयाँ जो रन कर रही है, और वो देता है और उसके हफ्ता में एक बार पहुंच जाता है जो किस्ती वसूलने के लिए। तो वो क्यों पैसा लेता है? वो इसलिए लेता है कि स्वास्थ्य उसको इलाज कराना है, 5,000 रुपया खर्चा है, 10,000 रुपया खर्चा है, कहाँ से लाएगा वो? उसका तो मजदूरी है 400 रुपया रोज, कहाँ से लाएगा वो? तो आपको स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य के विषय में कोई योजना नहीं है कि इजी हॉस्पिटल उसको कोई मिले, इजी डॉक्टर कोई उसको मिले। शिक्षा पर आपका नहीं, कैसी शिक्षा है आपकी स्कूलों में चल रही है, आप देख रहे हैं, मास्टर बहाल कर दीजिएगा, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में क्या हो रहा है? लड़के पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें पर आपका कुछ ओपिनियन अभी आया नहीं है। इसलिए कैसे कहा जाए कि आप इतना बड़ा परिवर्तन की बात है? और सीधे विधानसभा में जीत लेने हाल में से थोड़ी परिवर्तन आता है। नीतीश जी भी आए, बहुत काम किए, काम का अंबार लगा दिए, इसमें कोई शक नहीं है। रोड, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज सब चल रहा है, अब फर्स्ट क्लास चलने लगा, जो नहीं चलता था। लेकिन क्वालिटी अभी तक नहीं आई। गरीब जो है, जो स्वास्थ्य सेवा के लिए मोहताज है, वो आज ही मोहताज है। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर आपका क्लैरिटी नहीं है। आप इन चीज़ों पर मैंने आप प्रशांत किशोर क्लियर नहीं है, तो उनको उस सब योजनाओं को लेके आना चाहिए जो लोग लगे कि साहब जो 70% आबादी अति पिछड़ा, दलित, मुसलमान इन लोगों की है, उसको वो आकर्षित कर सके। तो मतलब पूरे देश में ये पहला प्रयोग होगा कि बिना किसी आंदोलन के, बिना सड़क पर उतरे हुए, बिना लाठी डंडा खाए हुए, जेल गए हुए, आप एक इश्यूज को लेकर आप मैदान में उतर गए और आप चाह रहे हैं कि हम सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। इसलिए कि आपका इमेज है ठीक ठाक चुनाव जिताने वाला आपका इमेज है। चुनाव की रणनीति आपके पास है, बेहतर रणनीति है, तब तो आप चुनाव जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को भी जिताए आप, बिहार में नीतीश कुमार को भी जिताए। लेकिन रणनीति से ही सिर्फ चुनाव, रणनीति तो चैनलाइज करती है, रणनीति वर्कर्स को चैनलाइज करती है, लेकिन वोटर्स को चैनलाइज करने की जो रणनीति की जो बात होनी चाहिए वो नहीं है। वो लैक कर रहे हैं वो, कि वोटर को कैसे चैनलाइज करेंगे। दैट इज द थिंग।